जादू कहानियाँ। अनीता की नई नवेली बहू की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। गांव की सभी औरतें बारी बारी से आकर अनीता की बहू का चेहरा देखकर उसे कुछ न कुछ दे रहे थे। अरे अनीता, बहू तो बड़ी सुंदर मिली है तुझे। अच्छा, तेरी बहू बदसूरत है क्या? सभी बहुएं सुंदर होती हैं। अरे ऐसा तो कहना पड़ता है, पर सच कहूँ तो मेरी बहू से भी ज्यादा सुंदर है तेरी बहू। अनीता अपनी बहू की तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। बहू, ये हमारे गांव की बहुत सम्मानित महिला है। सब इनको चाची चाची कहते हैं। पूनम उनके पैर छू लेती है। तभी वहाँ गांव की दूसरी औरत शकुंतला एक बॉक्स लेकर आती है। अरे कितनी गर्मी कर रखी है, कम से कम एक एसी ही लगवा लेते। अरे शकुंतला, तुम कब आई शहर से? बस तुम्हारी बहू को देखने आई हूँ। इसमें क्या लेकर आई हो? इसमें पिज्जा है। ये क्या होता है? तुम्हें पिज्जा के बारे में नहीं पता? अरे कैसे पता होगा, पिज्जा गरीब लोगों के लिए होता ही नहीं है, इसीलिए खास तेरी बहू रानी के लिए लेकर आई हूँ। ये लो, इससे पहले तो पिज्जा देखा ही नहीं होगा तुमने। अब मैं चलती हूँ, वरना यहाँ गर्मी में उबलकर मर जाऊंगी मैं। पूनम के हाथों में पिज्जा का बॉक्स देकर शकुंतला चली जाती है। इसकी बातों को दिल पर मत लेना बहू, ये तो है ही चुड़ैल। पूनम अपनी सास से उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, पर बाद में अपने पति को सारी बात बताती है। हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं है क्या? अरे क्या हुआ? अरे वो चुड़ैल हमारी बेइज्जती करके चली गई। माँ जी ने उससे कुछ भी नहीं कहा। हुआ क्या था? वो घमंडी औरत ये डब्बा देकर गई है। क्या है इसमें? इसमें पिज्जा है। इसी पिज्जा का घमंड दिखा रही थी वो। बोल रही थी कि तुमने तो आज तक पिज्जा देखा भी नहीं होगा। अरे छोड़ो ना, पैसे वाली औरतें होती ही घमंडी है। उसका घमंड जल्दी चूर चूर करूंगी मैं। पूनम उस पिज्जा को खाती नहीं है, बल्कि खिड़की से पीछे वाले खेत में फेंक देती है। अगले दिन पूनम अपनी सास के साथ बाजार जाती है। तभी वहाँ पर शकुंतला उन दोनों को देख लेती है। अरे अनीता, कहाँ घूम रही हो बहू को लेकर? अरे कहीं नहीं, सोचा अपनी बहू को मार्केट ही घुमा दूं। हाँ, घुमाना ही सही रहेगा। अगर तुमने यहाँ से कुछ भी खरीदा तो तुम्हारा घर बिक जाएगा। शकुंतला अपनी सहेली के साथ ठाके मारकर हंसने लगी। वैसे पूनम, तुमने वो पूरा पिज्जा खाया था क्या, या 1 महीने तक थोड़ा थोड़ा करके खाओगी? इस तरह किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाते। तो तुम लोग भी अमीर बन जाओ और लोगों पर हंसो। किसने मना किया है? डॉक्टर ने तो कहा नहीं है कि गरीब ही रहो। इतना बोलकर शकुंतला वहाँ से चली जाती है। रात को पूनम भगवान जी की मूर्ति के आगे खड़ी हो जाती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजार दी, पर आज तक मुझे कोई शिकायत नहीं रही, और आज मुझे शिकायत है। अरे बहू, जल्दी से खाना लगा दे। क्या कर रही है तू? बस आ रही हूँ माँ जी। पूनम अपनी सास के बुलाने पर चली जाती है और खाना परोसती है। माँ जी, कल आप मेरे साथ उस चुड़ैल के घर चलना। ये सुनकर पूनम का पति चौंक जाता है। अरे पूनम, तुम कोई तंत्र मंत्र सीख रही हो क्या? ये आप कैसे बातें कर रही है? अरे बेटा, वो शकुंतला है ना, जब देखो तब गरीबी के ताने मारती रहती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पूरा गांव उसके घमंड से परेशान है। वो तो हर किसी को ताने मारती रहती है। उसकी तरफ ध्यान मत दो। देखा माँ जी, इसीलिए मैं इन्हें कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। वो रात तो बीत जाती है, लेकिन उस रात हुई प्रार्थना कबूल होने वाली थी। सुबह पूनम का पति जब काम पर चला जाता है, तो पूनम की सास खेत में जाती है और खेत को देखकर हैरान रह जाती है।
पूनम बहू, अरे ओ पूनम बहू, क्या हुआ माँ जी? अरे बेटा जल्दी से बाहर आ, ये देख। फिर पूनम भागी भागी बाहर आती है तो देखते हैं कि उनके खेत में पिज्जा की खेती हो गई है। पूनम ये देखकर हैरान हो जाती है। अरे माँ जी, ये कैसे हो गया? अरे हाँ माँ जी, मैंने उस दिन घमंडी शकुंतला का पिज्जा दिया हुआ नहीं खाया था और यहाँ बाहर फेंक दिया था। लगता है उसी के वजह से पिज्जा की खेती हो गई है। भगवान ने हमारी ओर देख लिया है। हाँ बहू, वो एक पिज्जा देखकर कितना घमंड दिखा रही थी। अब देखो हमारे खेत में पिज्जा की खेती हुई है। अब तो हमारे पास इतना पिज्जा हो गया है कि हम पूरे गांव वालों को मुफ्त में पिज्जा खिला सकते हैं। हाँ माँ जी, पर मुफ्त में नहीं माँ जी, भगवान जी ने हमें अमीर होने का मौका दिया है। शाम को जब पूनम का पति घर आता है तो पूनम उसे सारी बात बता देती है और अगले दिन से पूनम का पति गांव वालों को पिज्जा बेच रहा होता है। आओ आओ सभी गांव वाले आओ, सस्ते में पिज्जा खाओ। अब पिज्जा खाने के लिए बाहर शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। वो सारे पिज्जा बेचकर उनके पास बहुत कमाई हो जाती है। माँ जी, ये देखो हमारी आधी गरीबी तो आज ही खत्म हो गई है। फिर धीरे धीरे उनकी सारी गरीबी खत्म हो जाती है और एक दिन पूनम की सास पूनम से कहती है, बहू, वो घमंडी शकुंतला एक पिज्जा देकर बहुत घमंड दिखा रही थी ना। चलो अब उसके घर चलते हैं पिज्जा लेकर। फिर दोनों सास बहू शकुंतला के पास जाते हैं और एक ट्रक भरकर पिज्जा देने जाते हैं और शकुंतला ये सब देखकर हैरान हो जाती है और उसका घमंड टूट जाता है। फिर उसके बाद पूनम अपने परिवार वालों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। माँ, आप मेरी शादी पर भी ऐसा ही लहंगा बनाना। मैं ऐसा ही लहंगा पहनकर शादी करूँगी। आप बनाएंगी ना ऐसा लहंगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बच्ची। मैं तो अपनी बेटी के लिए इससे भी ज्यादा सुंदर ब्राइडल लहंगा बनाकर तैयार करूँगी। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन मेरी बेटी इस घर से विदा होकर जाएगी। इसका मतलब आपको मुझे घर से भेजने की बहुत जल्दी है? मैंने तो ऐसे ही कहा था। अरे बेटी, आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी होनी ही है। तुम्हें मुझे छोड़कर जाना ही है और माँ के लिए वह दिन बहुत खुशी का होता है और उसकी बेटी अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती है। इससे बड़ी खुशी की बात माँ के लिए हो ही नहीं सकती। ये लो, यामिनी बिटिया भी आ गई। बिटिया, तुम्हारा लहंगा तैयार है। लहंगा तो बहुत ही सुंदर बनाकर तैयार हुआ है, लेकिन मैं इसके पैसे नहीं देने वाली। ये क्या, तुमने इस कलर से ये डिजाइन क्यों बनाया है? मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। अगर ये डिजाइन बनाना भी था तो सेम कलर से बनाना था। कितना गंदा लग रहा है। जमींदार की बेटी की शादी हो रही है, तुम चाहती हो कि मैं ये लहंगा पहनकर शादी करूं? अरे बिटिया, तुम्हारी माँ ने तो यही डिजाइन बताया था और कहा था बिल्कुल सेम बनाना है, तो मैंने बिल्कुल सेम बनाया है। देखो तो कितना प्यारा लग रहा है। इसे पहनकर तुम बिल्कुल राजकुमारी लगोगी। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और 5 दिन बाद मेरी शादी है और अब मुझे किसी अच्छे से बुटीक पर जाना होगा और उससे अपनी शादी का लहंगा बनवाना होगा। ये लहंगा तो बिल्कुल बेकार लग रहा है और माँ ने जो 1000 रुपए एडवांस दिए थे वो ही रखिए आप। इसका तो मैं 1 रुपया भी नहीं देने वाली। यामिनी, कैसी बातें कर रही हो? माँ ने कड़ी मेहनत करके तुम्हारा लहंगा बनाकर तैयार किया कि जमींदार की बेटी की शादी है, उसके लहंगे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और अब तुम पैसे देने से मना कर रही हो। ये गलत बात है। ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, सोच समझ कर बात कर। मैं जमींदार की बेटी हूँ, जमींदार की। मैं 1 मिनट में तुम्हें इस गांव से 9-2-11 करवा दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसे मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, लेकिन ये पहनने के लायक नहीं है। यामिनी बेटी, शांत हो जा। ठीक है बिटिया, अगर तुम्हें इसके पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं, ले जाओ।
मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझ लेना। यामिनी अपनी दोस्त के साथ वह लहंगा लेकर आ जाती है। तभी उसकी दोस्त कहती है, अरे यार यामिनी, लहंगा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके पैसे तुम्हें दे देने चाहिए थे, और तेरी माँ ने पैसे देकर भेजा तो था। फिर तूने इस लहंगे के पैसे क्यों नहीं दिए? तुझे मेरे साथ रेस्टोरेंट में जाना है या नहीं? तुझे पता है ना मेरी माँ कितनी कंजूस है। मुझे मौका अच्छा दिखा कि ये गरीब कुछ तो कर नहीं पाएगी, तो इस गरीब का फायदा उठा लेती हूँ। वैसे सच में ये लहंगा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ऐसा लहंगा तो अच्छे से अच्छे बुटीक में भी नहीं मिल सकता। यामिनी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। उसे जरा सा भी एहसास नहीं होता कि उसने एक गरीब के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। एक गरीब के इतने दिन की मेहनत के पैसे उसने अपनी चंद मिनट की खुशियों के लिए अपने पास रखे थे। वहीं दूसरी तरफ सोनम अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने उस यामिनी की बच्ची को ऐसे ही क्यों जाने दिया? बेटी, वो जमींदार की बेटी है और वो अपने पिता से कहकर हमारी शिकायत कर देती तो वो हमें गांव से बाहर निकाल देते। फिर हमारा क्या होता? शारदा अपनी बेटी को समझाने लगती है कि हम गरीब हैं और वो अमीर, हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकती। सोनम को बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ ने इतनी मेहनत की और उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शारदा की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वो एक लहंगा बना रही थी, जिसे देखकर सोनम अपनी माँ से कहती है, माँ, आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप लहंगा बना रही हैं। माँ, आप बस आराम कीजिए। हाँ बेटी, काफी दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही है। मुझे लगता है कि अब मेरा समय आ गया है इस दुनिया से जाने का। तो सोचा जाने से पहले तुम्हारे लिए एक शादी का लहंगा बनाकर तैयार कर देती हूँ। एक पुरानी साड़ी रखी थी और कुछ मटेरियल थे, उसी से तुम्हारे लिए शादी का लहंगा बना रही हूँ। ये देखो, लहंगा बनकर तैयार भी हो गया। बेटी, इसे पहनकर तू बिल्कुल परी लगेगी। एक दिन शारदा के घर एक बूढ़ी औरत आती है और शारदा से कहती है, बेटी, मेरी बेटी की शादी है और उसके पास शादी में पहनने के लिए लहंगा नहीं है। क्या तुम कुछ दे सकती हो ताकि मैं अपनी बेटी को उसकी शादी पर लहंगा दिला सकूं? मैंने बहुत जगह लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? शारदा ने सोनम के लिए जो लहंगा बनाकर तैयार किया था वो लेकर आती है और कहती है, अम्मा जी, ये लीजिए, मैंने अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से शादी का लहंगा बनाकर तैयार किया था, लेकिन गरीबी के कारण मेरी बेटी की शादी कहीं नहीं हो पा रही। सबको तो दान दहेज चाहिए और मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ से दूंगी? इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत एक परी के रूप में आ जाती है और शारदा से कहती है, मैं परी लोक से पृथ्वी पर लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन पहले मैं उनकी परीक्षा लेती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने अपनी बेटी के लिए जो शादी का लहंगा बनाकर तैयार किया था, वह तुम एक मजबूर बूढ़ी औरत को देने के लिए तैयार हो गई। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं ये शादी का लहंगा जादुई बनाती हूँ। अब तुम इससे कुछ भी मांग सकती हो। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरे सामने एक परी है और मेरी बेटी के लहंगे को जादुई बना दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी परी जी, और हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती रहूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर परी वहाँ से चली जाती है और जैसे ही शारदा उस जादुई लहंगे से कहती है कि उसे पैसे चाहिए, उसके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है। पूरे गांव में शारदा से अमीर कोई भी नहीं था। इतना सारा धन दौलत देखकर
दोनों बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।